हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम शकों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने नहपान के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। शकों के एक वंश का उज्जैन में भी आविर्भाव हुआ जिसे चष्टन वंश कहा जाता है। चष्टन वंश उज्जैन और काठियावाड़ में शासन करता था। चष्टन वंश का संस्थापक चष्टन था। चष्टन संभवतः कुषाणों की अधीनता में पहले सिंध क्षेत्र का क्षत्रप था। नहपान की मृत्यु के उपरांत उसे कुषाण साम्राज्य के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत का वायसराय नियुक्त किया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में उसने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया तथा महाक्षत्रप की उपाधि धारण कर ली। वृद्धावस्था में चष्टन ने अपने पुत्र जयदामन को क्षत्रप नियुक्त किया और संभवतः उसने सातवाहनों से उज्जैनी को जीत लिया था। चष्टन के जीवन काल में ही जयदामन की मृत्यु हो गई और वो स्वतंत्र शासक नहीं हो पाया। उसके बाद चष्टन ने अपने पुत्र यानी जयदामन के पुत्र रुद्रदामन प्रथम को क्षत्रप नियुक्त किया। इतिहास में रुद्रदामन महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम के नाम से विख्यात है और साहित्य में इसका नाम अनेक बार आया है। आंधो अभिलेख से ये प्रकट होता है कि उसने चष्टन के साथ शासन किया था। उस अभिलेख में चष्टन और रुद्रदामन दोनों के साथ राजा की उपाधि का प्रयोग समान रूप से हुआ है, तो इससे अनुमान किया जा सकता है कि उस समय भी रुद्रदामन चष्टन की अधीनता में शासन कर रहा था। कदाचित दोनों के जो अधिकार थे वो समान थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में द्वैराज्य का उल्लेख किया है। उसी द्वैराज्य प्रणाली का ज्वलंत उदाहरण हमें चष्टन और रुद्रदामन के साथ मिलता है। रुद्रदामन की अगर तिथि की हम बात करें तो आंधो अभिलेख की तिथि 52 शक संवत अर्थात 130 ईस्वी है। इस समय रुद्रदामन चष्टन के साथ सिंहासनासीन था, लेकिन कुछ विद्वानों का ये मानना है कि रुद्रदामन 140 ईस्वी के बाद सिंहासनासीन हुआ, क्योंकि 140 ईस्वी के लगभग लिखे गए अपने भूगोल में टालमी उज्जैन के राजा चष्टन का ही उल्लेख करता है। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि टालमी ने भूगोल लिखा है, इतिहास नहीं। कदाचित दोनों शासकों में से उसने वयोवृद्ध शासक चष्टन का ही नाम लिखा जाना अधिक उचित समझा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन की प्रशस्ति है और इसकी तिथि 72 शक संवत अर्थात 150 ईस्वी है। इससे ये प्रकट होता है कि रुद्रदामन ने कम से कम 150 ईस्वी तक अवश्य राज्य किया। रुद्रदामन द्वारा चांदी की मुद्राएं निर्मित कराई गई थी और समस्त मुद्राओं में उसके नाम के लिए महाक्षत्रप की उपाधि का प्रयोग किया गया है। इन मुद्राओं में उसके पिता जयदामन का नाम भी मिलता है। कुछ मुद्राओं पर जयदामन पुत्रस लिखा गया है और कुछ पर जयदाम पुत्रस। बाद वाली मुद्राओं पर रुद्रदामन की आकृति वृद्धावस्था की सी लगती है, तो इससे प्रकट होता है कि वो दीर्घकालीन शासन के उपरांत मरा था। अब हम बात करते हैं रुद्रदामन प्रथम के राज्य विस्तार की। तो आंधो अभिलेख से ये प्रकट होता है कि चष्टन और रुद्रदामन सम्मिलित रूप से कच्छ प्रदेश पर राज्य कर रहे थे और जूनागढ़ अभिलेख से हमें रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें से हैं आकर और अवंती, अनूप, आनर्त, सुराष्ट्र, स्वभ्र, मरु, कच्छ, सिंधु सोवीर, कुकुर, अप्रांत, निषाद और कुछ अन्य प्रदेश। इन प्रदेशों में सौराष्ट्र, कुकुर, अप्रांत, अनूप और आकरावंती के प्रदेश गौतमीपुत्र सातकर्णी के अधीन थे। तो स्पष्ट है कि रुद्रदामन ने उन्हें गौतमीपुत्र के किसी उत्तराधिकारी से जीता था। जूनागढ़ अभिलेख का कथन है कि रुद्रदामन ने दक्षिणापथ के राजा सातकर्णी को 2 बार परास्त किया, लेकिन संबंध की निकटता के कारण उसका नाश नहीं किया। भंडारकर का मत है कि यह सातकर्णी स्वयं गौतमीपुत्र सातकर्णी था, लेकिन ये मत ग्राह्य नहीं है। गौतमीपुत्र ने स्वयं शहरातों को पराजित किया था और इसका प्रमाण अभिलेख और मुद्राओं दोनों से मिलता है, लेकिन वो स्वयं शकों द्वारा पराजित किया गया था अथवा जीवन काल में किसी शत्रु ने उसके राज्य के कुछ प्रदेशों को छीन लिया था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। रेप्सन महोदय का ये मानना है कि ये जो पराजित सातवाहन नरेश था वो वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी था। अपने मत पोषण में वो कहते हैं कि पुलमावी के समय में सातवाहन राज्य संकुचित हो गया था और यही कारण है कि वाशिष्ठी पुत्र अपने शासनकाल के 19वें अभिलेख में एकमात्र दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख पराजित शक नरेश को दक्षिणापथपति कहता है। इसके अतिरिक्त रेप्सन महोदय ने अपने मत को प्रमाणित बनाने के लिए कन्हेरी अभिलेख की सहायता भी ली
हुई है। इस अभिलेख का उल्लेख है कि वशिष्ठी पुत्र शातकर्णी सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलमावी था और महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री के साथ उसने विवाह किया था। रेप्सन महोदय का ये कहना है कि वशिष्ठी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलमावी था और महाक्षत्रप रुद्रदामन। रेप्सन के मतानुसार इस दामाद और ससुर के निकट संबंध को ध्यान में रखकर ही रुद्रदामन ने पुलमावी का विनाश नहीं किया था। रुद्रदामन ने कुषाणों और योद्धाओं को भी परास्त किया था। सिंधु सोवीर पर रुद्रदामन का अधिकार था। सुई विहार अभिलेख से सिद्ध होता है कि दक्षिणी और मध्य सिंधु घाटी पर कनिष्क का अधिकार था। तो इससे अनुमान होता है कि रुद्रदामन ने कनिष्क के किसी उत्तराधिकारी से यह प्रदेश जीता था। इसके अलावा रुद्रदामन को योद्धाओं से भी युद्ध करना पड़ा था और ये जाति संभवतः सतलज नदी के तट पर जोहिया बार में रहती थी और इस जाति को क्षत्रियों में परम श्रेष्ठ वीर होने का गर्व था। संभवतः योद्धाओं ने रुद्रदामन की उत्तरी सीमा पर आक्रमण किया होगा। रुद्रदामन की शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो रुद्रदामन ने अपने विशाल साम्राज्य को अनेक प्रदेशों में विभक्त कर रखा था और प्रत्येक प्रदेश में अपने अमात्य नियुक्त कर रखे थे। जूनागढ़ अभिलेख का साक्ष्य है कि अनर्थ सौराष्ट्र के प्रदेश से रुद्रदामन ने सुविशाख को अपना अमात्य नियुक्त किया था। केंद्रीय शासन में सहायता के लिए भी रुद्रदामन के पास मती सचिव और कर्म सचिव थे। रुद्रदामन अपने प्रशासनिक कार्य अपनी मंत्री परिषद के परामर्श से ही करता था और शक्ति संपन्न होते हुए भी वो निरंकुश नहीं था। मती सचिव उसके व्यक्तिगत सलाहकार होते थे जबकि कर्म सचिव कार्यपालिका के अधिकारी थे। इन्हीं में से राज्यपाल, कोषाध्यक्ष, अधीक्षक आदि की नियुक्ति की जाती थी। टॉलेमी के कथनानुसार रुद्रदामन के पितामह चष्टन के राज्य की राजधानी उज्जैन थी और कदाचित रुद्रदामन की भी यही राजधानी थी। रुद्रदामन के उत्तराधिकारियों की अगर हम बात करें तो रुद्रदामन की मृत्यु के पश्चात भी चष्टन वंश लगभग 200 वर्षों तक शासन करता रहा, लेकिन उनके विषय में हमें कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। रुद्रदामन के उत्तराधिकारी दुर्बल और अयोग्य थे और उनके शासनकाल की कोई उल्लेखनीय घटना उपलब्ध नहीं है। कालांतर में आभीरों ने उनके साम्राज्य के अनेक भागों पर अधिकार करके उन्हें और निर्बल बना दिया। अंत में गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस वंश के शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या करके शक राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और इस प्रकार शकों का राज्य विशाल गुप्त साम्राज्य में विलीन हो गया। अब हम बात करते हैं रुद्रदामन के चरित्र और उसके मूल्यांकन की। तो रुद्रदामन युद्ध विद्या में निपुण था। वो वीर और कुशल शासक होने के साथ साथ एक सुशिक्षित व्यक्ति भी था। वो अपने शब्द, अर्थ, गंधर्व और न्याय आदि के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। इनके अतिरिक्त वो गद्य पद्य काव्यों में भी प्रवीण था। वो विजेता अवश्य था, लेकिन निरर्थक हत्या करना उसे पसंद नहीं था। उसने युद्ध के अलावा अन्यत्र हत्या न करने की प्रतिज्ञा की। वो ये भली भांति जानता था कि राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए राजकोष की संपन्नता आवश्यक है और इसी से इसका कोष कनक, रजत, वज्र, वैदूर्य, रत्न आदि से भरा रहता था। लेकिन कोष को भरने के लिए उसने कभी भी प्रजा पर धर्म विरुद्ध और अन्यायपूर्ण कर, विष्टि और प्रणय आदि नहीं लादे थे। वो एक न्यायप्रिय नरेश था। रुद्रदामन के शासनकाल में पलाशिनी और सुवर्ण सिक्ता आदि नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था और इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कराया गया था। अशोक ने इससे नहरें निकलवाई थी। यह परलोकोपकारी कार्य था। अधिक व्यय की आशंका से उसके मंत्रिमंडल ने इसके मरम्मत की अनुमति नहीं दी, तो उसने अपने व्यक्तिगत धन से अपने अमात्य सुविशाख के निरीक्षण में पुनः उसकी मरम्मत करवाकर अपनी लोक कल्याणपरता का परिचय दिया था और उसे तिगुना सुदृढ़ करा दिया था। जूनागढ़ अभिलेख का कथन है कि इस मरम्मत में जितना धन व्यय हुआ था उसे रुद्रदामन ने अपने कोष से ही दिया था। इस कार्य के लिए प्रजा पर उसने अतिरिक्त कर नहीं लगाया था। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन को भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने अपने द्वारा अथवा गौतमीपुत्र शातकर्णी द्वारा कुछ पराजित राजाओं के राज्य वापस कर दिए थे और यही अभिलेख उसे अनेक स्वयंवर समारोह में जाने और अनेक राजकुमारियों से विवाह करने की बात भी करता है। उसका नाम, उसकी राजभाषा संस्कृत, उसकी मंत्री परिषद, उसके अधीन विषय, उसके विभाग सभी मिलकर एक ही बात को प्रमाणित करते हैं कि उसका पूर्ण रूपेण भारतीयकरण हो गया था।